बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले ज़रा बात हो जाए बिजली बिलों में रिलीफ के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों की कीमतों के हवाले से जब बात की और बिलों में रिलीफ की जब पेश गोई की और ये ख़बर सुनाई तो ये खुशखबरी साबित हुई पंजाब वालों के लिए। पंजाब वाले तो खुश हो गए, लेकिन ये क्या एक शोर सा बर्पा हो गया। हुकूमत मुखालिफ शोर कर रहे हैं तो बात समझ आती है, लेकिन ये एक अजीब मंतक नज़र आई कि हुकूमत के इत्तेहादी भी शोर मचाने लगे। सिंध की जानिब आवाम का और हुक्मरानों का जब तवज्जो दिलाने की बात की या उन पर तंज के तीर बरसाए तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM सामने थी और वो हुकूमत पर जिस तरह से तंज कर रहे थे कि ये क्या सिर्फ पंजाब में रिलीफ क्यों दिया गया, सिंध को क्यों महरूम रखा गया है, आज उसके हवाले से हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जहां हुकूमत मुखालिफ इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, वहां हुकूमत के इत्तेहादी भी अगर सवाल उठाएंगे तो फिर आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग हो सकता है हुकूमत के लिए और नून लीग के लिए, उसको आज हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जहां हम बात कर रहे हैं कि MQM की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स पास की गई हैं और पंजाब में रिलीफ देने के हवाले से इसको तंजिया अंदाज में कुछ स्टेटमेंट्स पास की गई हैं, इसको टॉन्टेटिव वे में आगे लेकर वो चल रहे हैं। कुछ बयानात का सिलसिला जारी है, उन बयानात को शामिल करेंगे। इस बयान पर जो रद्द अमल आया है उसको भी हम कंसीडर करेंगे और आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग है उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। फारूक सत्तार ये कहते हैं कि हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलने का खदशा है। लोगों को खुदकुशी की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। 14 रुपए का रिलीफ पंजाब को दिया है, वो कराची के लिए भी देना चाहिए। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लौटा रहे हैं और मरियम नवाज कहती हैं कि हमने अपने पैसों से रिलीफ दिया है। बीबी, ये सब अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी गेम है। इसी तरह अगर बात की जाए शर्जील मेमन की तो उन्होंने भी खासा बरहमी का इजहार किया और कहते हैं कि बड़े भाई पंजाब में 2 माह का रिलीफ दे रहे हैं, अब ये भी बता दें कि 2 माह के बाद यानी कि तीसरे महीने में क्या होगा। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब की वजीर आला की तनकीद सुनकर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान की सस्ती बिजली थरपारकर के कोयले से मिलेगी। थरपारकर से बिजली नेशनल ग्रिड में जा रही है। वफाक ने बिजली के रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए और आपने बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में ही क्यों की। कुछ मजीद सवालात भी शर्जील इनाम मेमन ने उठाए हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा भी ये कहती हैं कि मरियम नवाज, मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि आप अपने वज़ीर आज़म चचा से ये मुतालबा करें कि वो बिजली की कीमतें कम कर दें। अब जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इस बयान या इन बयानात का सिलसिला तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि जारी और सारी है, दूसरी जानिब इनको जस्टिफाई करने के लिए कुछ रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं, शर्जील मेमन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद उन्होंने रिएक्शन शो किया और वो कहती हैं कि भाई, आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएँ, प्लीज़ ग्रो अप। ये जो तंज के तीर एक दूसरे पे बरसाए जा रहे हैं, यकीनन इनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। मजीद उन्होंने कहा कि पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है, जाहिर है वो यहाँ के लोगों को ही रिलीफ दे सकती हैं। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो आज मरियम नवाज सिंध के लोगों को भी रिलीफ दे देती। अब ये कितना अहम है, इस बयान को भी हम ज़रूर अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, उनसे उनका ओपिनियन जानेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है, फ़रूख नवाज भट्टी साहब हैं और सज्जाद तरीन साहब हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट मसूद रज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया, आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। फ़रूख भट्टी साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। एक जानिब पंजाब की तरफ से जो ये रिलीफ के अनाउंसमेंट, उस पर पंजाब के लोग खुश हुए, लेकिन ये शोर शराबा, MQM के तनकीद के निश्तर, फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बयानात, सर कैसे देख रहे हैं इन सबको? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रिलीफ है वो उसकी तरफ हमें देखना होगा। आप इस रिलीफ के 2 माह के रिलीफ की ये 2 टाफियों के चक्कर में ये आपको नज़र नहीं आ रहा कि पूरे IPPs जो हैं, जिस पर मैं, सजाद तरीन, आप समेत पूरी कौम सवाल उठा रही थी कि IPPs के जो है के साथ जो है वो मुआहदे जो है वो या ख़त्म किए जाएं या इनको कौमी तवील में ले लिया जाए या इनके नैब केसेस को ओपन किया जाए, कि उसको ये साइड लाइन कर रहे हैं। ये आपस में लफ्जी गोलाबारी करके और आपस में जिसको वो कहते हैं ना कि नूरा कुश्ती आप इसको कह सकते हैं, वो करके ये रिलीफ किसको पहुंचाना चाहते हैं। ये 45 अरब किसके जो है वो खाते में गए, ये IPPs को दिए गए। और IPPs किन के हैं?
ये मैं सवाल रख रहा हूँ शर्जील मेमन से तो भी। हम बहुत दफा डिस्कस ना तो ये शर्जील मेमन साहब से भी मैं सवाल कर रहा हूँ ना कि वो भी बता दें ना, इकबाल ज़ैड अहमद, मियां मनशा और बहुत सारे जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत हो, चाहे वफाक की हो या सिंध की हो, तो इन फ़ायदा किसको मिल रहा है। और दूसरी बड़ी अहम बात कि जो कहा गया है जी कि 45 अरब रुपए जो हैं वो हमने रिलीफ में दे दिए, तरक्याती बजट को जो है वो कम तो करके दे दिए। कह रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी कि देखें, वो उनको कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, मरीम नवाज़ उनको कह रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। ये तो फैमिली लिमिटेड कंपनी की तरह चचा और भतीजी आप एक दूसरे को की तारीफों के पुल बांध रहे हैं ना। जैसे वो दो लोग थे, उन्होंने कहा जी हम खुद को ही एक दूसरे को चौधरी कह के और मामलात जो हैं वो बता देंगे पूरे निज़ाम को, सिस्टम को, गांव वालों को कि जनाब हम तो चौधरी हैं, बाकी तो सारे फारग हैं। तो असल जो सवाल है वो ये है कि जो 45 अरब के पीछे कहानी है, ये मैं रखना चाहता हूं सामने कि मरियम नवाज के हवाले से मैं ये कहूंगा, और ख़ास तौर पर मैं वज़ीर दाखिला से ये कहूंगा, क्योंकि वज़ीर दाखिला की बहुत अच्छी एक रिपोर्ट उन्होंने जो है वो लेस्को पर की, उन्होंने एस्को के हवाले से FIA को मुतहर्रिक किया, और उनकी जो ओवर बिलिंग है, जो लोगों से ओवर बिल जो है वो वसूल किए गए, उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हुई। गुज़श्ता 2 माह के दौरान, ये मैं हवा में गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं उन बिल्स की मौजूदगी में जो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं वो सारे के सारा पलंदा जो है वो देने को तैयार हूँ जनाब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को। उसकी रोशनी में जो है वो आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो देहातों में रहते हैं और उनका ज़राअत के साथ ताल्लुक है। तो वहाँ जो बिल आए हैं वो इस्लामाबाद से ज़्यादा आए हैं। वहाँ पहले ही ओवर बिलिंग इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि वहाँ जो एक आम बंदा है उसका बिल जो है वो 40,000, 50,000। रिलीफ एक ड्रामा है, वो और सारे का सारा में वो बैलेंस करने पहले की ही बैलेंस उन्होंने कर लिया है। अच्छा। और उसमें वाह करने के लिए ये हो जाएगा कि 45 अरब मजीद कट लगा के सर, जो है, अगर ये बात है तो मैं सजाद तरीन साहब की जानिब ये सवाल थ्रो करूंगी कि सर फिर तो PP का या फिर MQM का शोर शराबा करने का जवाब ही पैदा नहीं होता। जिस तरह से फरूक भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है और वो ओवर बिलिंग को मैनेज कर रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, देखिए दो अलग इशू हैं उमा, एक है ओवर बिलिंग, एक है रिलीफ 14 रुपए का। ठीक है, ये सारी लड़ाई हो रही है 14 रुपए के रिलीफ से। बात यह है कि अगर मरियम नवाज शहबा ने बतौर चीफ मिनिस्टर ये अनाउंस किया है तो उन्होंने किसी और मद से पैसे निकाल के बिजली की कंपनियों को दिए हैं कि वो 14 रुपए के हिसाब से जितने भी अरब बनेंगे वो पंजाब गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसमें कोई वफाकी हुकूमत नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत अगर अनाउंस करेगी तो पूरे पाकिस्तान के लिए करेगी। उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने कहा जी पंजाब में किया। अब क्या किसी ने हाथ बांध रखे हैं मुराद अली शाह के? क्या किसी ने हाथ बांध रखे हैं गंडापुर के? क्या किसी ने हाथ बांध रखे हैं सरफराज भुट्टी साहब के कि वो अपने अपने सूबों में 14 की बजाय 25 रुपए और 25 की बजाय 30 रुपए कर दें, दे दें अवाम को रिलीफ? किसी ने हाथ तो नहीं इनके बांधे हुए ना। जिस हिकमत अमली को अख्तियार करते हुए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ये किया है, बाकी भी करें। यानी कि सर आप उस्मा बुखारी साहिबा के बयान को हकीकत पर मबनी समझते हुए ये बात करें। सुन ले मेरी बात, ये देखें, नहीं पॉलिटिक्स तो होती रहती है ना। बात ये है कि आप कोई बेहतर हिकमत अमली बनाए ना। आप देखें, आप एक मतलब दूसरे सूबों वाले लायानी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें और तकरीरें कर रहे हैं, आप ये बताएं कि भाई आपके पास थरकोल से बिजली आ रही है, कोयले से, आप सस्ती कर दें। आप बाकी मद में पैसे लगा के आप सस्ता कर दें मामला के इलेक्ट्रिकल को आप कंट्रोल करें। ये जो ओवर बिलिंग की यहाँ बात की गई, ये एक नई पॉलिसी इन्होंने अब बना ली है कि जहाँ बिजली चोरी होगी, जो लोग गरीब बिल दे रहे होंगे वो भी उन पर डाल दिए जाएंगे, वो ताकि वो जो चोरी का लॉस है उस मुतल्लिका कंपनी को ना जाए, डिस्कोस को ना जाए, वो लोग दें। अब इस पर जो लड़ाई है, जो जब मरियम नवाज साहबा ने 14 रुपए कम की तो उसके बाद जो है ना अपना क्या नाम है, सिंध से भी रिएक्शन आ गया, KP से भी आ गया, बलोचिस्तान से शायद ऐसा अभी कोई रिएक्शन बड़ा नहीं आया सामने। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये सारी मसनूई लड़ाई है। सही। ये मसनूई लड़ाई इसलिए की जाती है कि अवाम इनकी तरफ देखे और जो असल मसाइल हैं, जो असल प्रॉब्लम हैं, उनकी तरफ कोई ना देखे। मैं एक छोटी सी मिसाल मैं हुआ आपको देना चाहता हूँ। ज़ियाउल हक के ज़माने में बड़ा जबर था मुआशरे में। उसने अपने जबर के सामने खेल तमाशे प्रमोट किए। तो लाहौर में एक कुश्ती हुई थी झारा पहलवान और अनोखी पहलवान के दरमियान। अनोखी पहलवान बड़ा चुस्त जिस्म का आदमी था
और झारा ऐसे ढलके हुए जिस्म का आदमी था, लेकिन वो कुश्ती के जो नताइज आए वो इतनी जल्दी आए कि उसके बाद एक नई इस्तिलाह मुआशरे में मशहूर हुई, उसको कहते हैं नूरा कुश्ती। उसके बाद ये नूरा कुश्ती चली। ये कोई ऐसी बात नहीं, अगले आधे घंटे में आप देखेंगे बयान आ जाएगा कि दोनों लीडरशिप ने कहा है कि न सिंध वाले बयान दें न पंजाब वाले बयान दें। तो ये सिर्फ आवाम के लिए ड्रामेबाजी हो रही है। ठीक है, आप दोनों ये समझते हैं कि ये सिर्फ ड्रामा है और इस किस्म की कोई हकीकत पर मबनी बात नहीं होने वाली कि रिलीफ दिया जाएगा, या इतना बड़ा रिलीफ 14 रुपए का रिलीफ अगर अनाउंस किया गया है तो बाकियों को शोर नहीं करना चाहिए। फरूक भट्टी साहब, सर आप कंटिन्यू कर दें, आप इसका जवाब दे दें। अब जिस तरह से आप दोनों ने ये बात की कि ये ड्रामेबाजी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सर रिएक्शन तो केपीके से भी आ रहा है, वो भी कह रहे हैं हमारे सूबे को महरूम रखा गया है। अब जो बात सज्जाद तरीन साहब बड़ी अहम कर रहे थे कि शर्जील मेमन साहब के जिस तरह से उन्होंने तनकीद के निश्तर बरसाए, मुराद अली शाह साहब को तो नहीं किसी ने रोका, वो भी अपने सूबे के फंड से थोड़ी बहुत जो है वो अमेंडमेंट करके चेंजिंग करके दे दें लोगों को। उसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो एतराफ़ किया है, गालबन आपने वो देखा या सुना होगा, जिसमें जो है वो खुद अवैस लुगारी साहब ने एतराफ़ किया है, जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं। उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो मतलब ऐसे ऐसे अरस्तू हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 2 घंटे की हम लोड शेडिंग करते हैं तो इससे 50 अरब रुपए जो है वो हम उसका रिलीफ दे सकते हैं। मतलब कमाल है यार, इस कौम को ऐसे अरस्तू मिले हैं कि अब क्या बंदा उस पर बात करे। वो जो अरस्तू एक तरफ ये बात कर रहा है, दूसरी जानब वो ये एतराफ़ कर रहा है कि हम दुनिया में सबसे महंगी बिजली जो है वो दे रहे हैं। अब खुद एतराफ़ कर रहे हैं ये आपकी वफाक, और वफाक में हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की है। ऐसा ही है। ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है। बिल्कुल। और ये जितनी एस्को और डिस्को हैं ये सारी आती हैं वफाक के अंडर। ऐसा ही है। जो सिंध वाले कह रहे हैं सर ये जो वज़ीर तवानाई के हवाले से आप बात कर रहे हैं, इसको जरूर हम कंटिन्यू करेंगे, सज्जाद तरीन साहब से भी उनका ओपिनियन लेंगे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जहां एक जानिब ये खुशी की खबर है, वहीं बहुत सारी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि रिलीफ नहीं है, ये ड्रामेबाजी है। हमारे एक्सपर्ट्स ने भी यही ओपिनियन दिया कि ये ड्रामेबाजी है, पहले ओवर बिलिंग और फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से या MQM की जानिब से, जिसको हम डिस्कस करें। फरूक भट्टी साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले आप बात कर रहे थे वज़ीर तवानाई के हवाले से, मैं चाहूँगी उस पर ज़रूर कमेंट करें। अब उन्होंने लोड शेडिंग को भी जस्टिफाई कर दिया कि अगर आवाम 2 घंटे की लोड शेडिंग बचाती है तो हम बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो बचा सकते हैं। मैं कहता हूँ कि कमाल है ना, अरस्तू बैठे हुए हैं सारे जनाब, जो कह रहे हैं कि बिजली जो है वो बचाई जा सकती है। और साथ ही दूसरा इतराफ़ भी उन्होंने किया है कि वो इतराफ़ ये है कि हम दुनिया में सबसे महंगी बिजली जो है वो दे रहे हैं, और ये इतराफ़ भी किया है। काश वो ये इतराफ़ भी कर लेते कि जो महंगी बिजली है वो IPPs के हवाले से वो सारे हम और इत्तेहादी मिल के ही सारा कुछ जो है वो कर रहे हैं, और उसके हिस्से भी जो है वो हम खुद ही वसूल कर रहे हैं। और ये जो बात की जा रही है कि जी देखें, ये मैं समझता हूँ कि एक बात मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि पंजाब की महान ब्यूरोक्रेसी ने मरियम नवाज़ को एक और बड़े स्कैंडल में जो है वो फंसवा दिया है। वजह ये है कि ये 45 अरब रुपए जो हैं, इनकी जब थर्ड पार्टी ऑडिट होगा तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं आएगी, और ये 45 अरब जो ओवर बिलिंग में काम करके ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है। तरीक़ाकार ये था कि वफाक जिसके ज़ेरे कंट्रोल जो है वो तमाम जो है वो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, और वफाक के साथ मुआहदा किया हुआ है, पंजाब के साथ नहीं है। ये बात बड़ी मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि तमाम जो डिस्कोज हैं, ठीक है, जिसमें एस्को है, लेस्को है, तमाम ने वो सारे का सारा जो मुआहदा हुआ है IPPs का, वो वफाक के साथ हुआ है, पंजाब के साथ नहीं है। जब मुआहदा वफाक के साथ है तो ये फैसला भी वफाक ने करना है। हाँ, मरियम नवाज ने ये जरूर अज लिया है कि उसके चचा जो थे वो वजीर आजम थे, उन्होंने उनको शाबाश दी, उन्होंने शहबाज शरीफ को शाबाश दी, बड़े भाई ने बैठ के जो वो जो तो बड़ा खुश हैं। अभी वो ये भी कह रही हैं कि अभी बिलों में हमने रिलीफ दिया, इसके बाद हम सोलर प्रोग्राम ला रहे हैं। मसूद का ओपिनियन क्या है? जी मसूद। 45 अरब रुपए आपने कोई अपने जाती अकाउंट से निकाल के तो दिए नहीं, कौमी खजाने के पैसे थे। और कितनी गुर्बत है, कितनी परेशानी है, कोई 10 करोड़ के करीब की आवाम जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती। तो कोई ऐसा बंदोबस्त कर देना चाहिए था कि इस 45 अरब में उनका कोई भला हो जाए, क्योंकि जो बिजली के बिल दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, उन्होंने 2 महीने के बाद भी देने। क्या चले सोलर पैनल ही पे खर्च कर देते कि एक परमानेंट हल तो निकलता, साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए लोगों को कुछ रिलीफ तो मिलता। लेकिन ये अजीब किस्म का है कि 10 लाख लैपटॉप बांट देने हैं,
मोबाइल फ़ोन बांट देने हैं, इंटरनेट चले ना चले, इससे कोई गर्ज नहीं है। अब ये बिजली की बात हो रही थी, महंगी बिजली, सस्ती बिजली। अगर आप पीछे जाके देखें तो यही सब कुछ तो करते रहे पहले। जब नारा लगाया था नवाज शरीफ साहब ने कि हम आएंगे और अंधेरे मिटाएंगे, उस वक्त उनको पता था कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट IPPs के ठीक ठाक मंसूबे करके गई है जो अगली हुकूमत के दौर में मैच्योर होने थे। और जब ये आए तो वही मंसूबे मैच्योर हुए और फिर उन्होंने मजीद मंसूबे लगाए, जिसका हमें कई अरसे पहले पता चल गया था कि ये घाटे के सौदे हैं। ये जो पीकर्स कहलाते हैं ये प्लांट्स, और ये इनका मसरफ ये होता है कि जब आप सस्ती बिजली जो बना रहे होते हैं, जब वो पीक आवर्स में आपको कम पड़ने लगे तो फिर आप ये महंगे प्लांट्स चलाते हैं। लेकिन इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया कि वो जो 70% 80% हमारी सस्ती बिजली होनी चाहिए थी और 30% या 20% महंगी बिजली होनी चाहिए थी, बिल्कुल उसको रिवर्स कर दिया। 70% आपने कर दिया हाइडल बिजली का शेयर नेशनल पूल के अंदर, और 20% या 30% आपने कर दिया थर्मल का कर दिया, और हाइडल और जो दीगर जराए रिन्यूएबल एनर्जी है उसको आपने 30% कर दिया। तो ये मजाक चलता रहा है इस मुल्क के साथ। अगर इस मुल्क की मईशत इस वक्त डूब रही है तो उसमें सारा किरदार इन्हीं लोगों का तो है, इन्हीं शोबदेबाजियों का है, जो शोबदेबाजी आज आपको नजर आ रही है। कल कहते थे कि बिजली लेकर आएंगे, मगर ये नहीं बताते थे कि कितनी महंगी बिजली लेकर आएंगे, उसकी कॉस्ट क्या हमें पे करनी पड़ेगी, उसके मुआहदे कितने मुश्किल होंगे, और ऐसे मुआहदे होंगे जो हमारी जैसे आप ये बात कर रहे थे ना कि हमें बहुत पहले पता चल गया, तो बाकियों ने रियलाइज देर में किया या वो करना नहीं चाह रहे थे? नहीं, आप अगर देखें, मैं आप इस पर काम भी कर रहा हूं, तो आप अगर देखें तो 90s से ज़राए अब्लाग अखबार, मैं नाम ले लेता हूं, डॉन को आप पढ़ लीजिए, आप द न्यूज को पढ़ लीजिए, आप हेरल्ड को पढ़ लीजिए, सब ने तफसील से लिखा है कि घाटे के सौदे हैं और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए दुरुस्त फैसले नहीं है। अच्छा, एक बात वेरी क्विकली ब्रेक पे जाने से पहले, सही फरमा दीजिए क्या कह रहे हैं? मैं अर्ज करूं कि 2012 में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आ गई थी कि ये घाटे के सौदे हैं, नहीं किए जाएं, इसमें करप्शन है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लाई जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2012 से आज 2024 में 12 साल पहले पता चल गया था, और आप देखिए इन 12 सालों में IPPs डबल हो गए। सही, बिल्कुल। इन 12 सालों में तो शायद हम इतना भुगतान भुगत रहे हैं जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मसूद, इसी को कंटिन्यू भी करेंगे और एक और टॉपिक की जानिब भी तवज्जो दिलाएंगे अपने तीनों मेहमानों की। एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का नाज़रीन कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के एक और टॉपिक की जानिब और रुख करेंगे शहर कायद कराची का, जहाँ के इलाके कारसास के करीब सर्विस रोड पर खातून ड्राइवर से कार बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल बाप बेटी जान बहक, जबकि एक शहरी भी जख्मी हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक कार और 2 और मोटरसाइकिल्स भी तबाह हुई हैं। इतनी तबाही के बाद यकीनन केस तो बनता था और उस पर सुनवाई भी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा कि जहां ये तेज़ रफ्तार खातून कार सवार ने कई लोगों की ज़िंदगियों को निशाना बनाया, जिसमें से बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी जान बहक भी हो गए। अब इन खातून ड्राइवर के पास से गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी असर रसूख रखती हैं ये शख्सियत, और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो कॉन्शियस नहीं थी, यानी कि अपनी तवाज़ुन खो बैठी थी पहले से ही। और अदालत में आज ये बात भी सामने आई है कि शायद वो नफ्सियाती मरीज़ भी हैं। जो मुल्ज़िमा है उनके हवाले से मैं बात कर रही हूँ। अब ज़रा मज़ीद डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ सच TV कराची से क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन, बताइएगा इस हादसे की जो तफसीलात हैं और अभी तक इसमें जो जो अपडेट सामने आई हैं, ज़रा उससे आगाह कीजिएगा। शुक्रिया नताशा। बात की जाए कराची के कल होने वाले अफसोसनाक वाक़या है जो कारसास पे रोनुमा हुआ था, जिसमें बिज़नेस टाइकून दानिश की वाइफ जिनका नाम नताशा बताया जाता है, वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मुबैना तौर पर नशे की हालत में जो है वो बेसाख्ता तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को कुचला और वहाँ से फ़रार होने के चक्कर में एक और गाड़ी से टकराई, जिसमें मज़ीद 4 लोग सवार थे, उनको भी ज़ख्मी किया। बाप बेटी इस मौके पर जो है वो जाबर ना रह सके और वालिद इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना जो IBA की स्टूडेंट भी थी, वो मौके पर ही जो है वो जहाँ बाग हो गई, जबकि मकतूला वो मुल्ज़िमा नताशा को जो है वो वहाँ से फ़रार होते हुए लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस जो है वो इब्तदाई तौर पे पहले थाने और बाद में नताशा को चोटें आने के बाद जो है जिना अस्पताल लेकर गए। वाक़े का मुकदमा जो है वो पुलिस ने दर्ज तो किया, लेकिन
लेकिन एक तरफ पुलिस जो है वो अस्पताल पे और अस्पताल जो है वो पुलिस पे डालता डालता जो है वो सुबह सवेरे जाके जो है वो वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। मुल्ज़िम के वकील है वो जो है वो आज अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने जो है वो मुल्ज़िम नताशा को जो है वो नफ्सियाती मरीज़ डिक्लेयर करने की कोशिश की है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए मुल्ज़िमा को अदालत में पेश होने का कहा, तो जिस पर पुलिस ने भी जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमा बेशदीद ज़ख्मी है और इस वक्त जो है वो जिला अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अदालत ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जो है वो हासिल करने के लिए कह भी दिया और ये वाज़ेह करता चलूँ कि मुल्ज़िमा नताशा जो है वो ये बरतानवी शहरियत रखती हैं और इनके पास बरतानवी लाइसेंस भी मौजूद था। आया अब देखना यह है कि ये एक अदालत के लिए जो एक अहम इम्तिहान है कि किस तरह गरीबों को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाता है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मज़लूमा के अहले खाना की जानिब से जो है वो लायकीन थे या जो ज़ख्मी होने वालों की फैमिली को भी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो बहुत सी चीज़ों से डराया धमकाया भी गया। पुलिस की तरफ से भी जो है वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन पुलिस जो है वो अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हट गई है, क्योंकि मीडिया खबर बनती चली गई है, वाक़े के सीसीटीवी फुटेज भी और आई ऐसी है इत्तला भी जिसमें मौसूल हो देखा रही जा थी कि सकता है। मुल्ज़िमा को जब थाने ले जाया गया है तो जहां मुकदमा देर से दर्ज हुआ वहीं उनको प्रोटोकॉल भी काफ़ी दिया गया। जी बिल्कुल, अदालत में तो खैर थाने के अंदर जब गई हैं तो उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है, क्योंकि ये बिजनेस टाइकून है दानिश की, उनके जो है वो वाइफ बताई जाती हैं और खाली दानिश बिजनेस टाइकून के साथ जो है वो 100 मेगावाट पर मुश्तमिल IPPS के जो है वो इसके मालिक भी बताए जाते हैं। ये वो IPPS है जो बिजली फराहम करती है। जब अदालतें इन तक नहीं पहुँच सकती, हुकूमत इन तक नहीं पहुँच सकती, तो क्या इन मुल्ज़िमा को सज़ा मिल सकेगी? जो ज़ख्मी हुए हैं, जो मकतूलीन के अहले खाना है, क्या उनको इंसाफ मिल सकेगा? अदालत ये सवाल है और ये सिनेरियो जो आपने हमारे होगा। सामने रखा है, इसी पर मबनी हम कुछ सवालात अपने मेहमानों की जानिब थ्रो करेंगे। सजाद तरीन साहब, कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? अगर पिछले टॉपिक से रेलिवेंट आपकी कोई बात रहती हो तो प्लीज़ उसको भी मेंशन कर दीजिएगा, और साथ ही जिस तरह से अभी मोहसिन हमें ये बात बता रहे हैं, इस वाक़े की तफसीलात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, VIP प्रोटोकॉल एक मुल्ज़िमा को जिसने सिर्फ एक बाप बेटी का कत्ल नहीं किया बल्कि 2 और लोगों की जान लेने की भी कोशिश की है, उसको अगर आप VIP प्रोटोकॉल दे रहे हैं, वकील ये कह रहे हैं जी वो नफ्सियाती मरीज़ हैं, आज अदालत में वो पेश नहीं हुई, तो अगर 1 दिन का रिमांड दे भी दिया है तो क्या हो जाएगा? देखें, बात यह है, पिछले टॉपिक पे तो बाद में फिर करूंगा, ये काफ़ी जज्बाती बातें आपने बताई हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे रिपोर्टर्स ने शायद ये नहीं बताया, मुझे वहाँ से थाने के पुलिस के ज़राए ने ये बताया कि मुतलका DSP जो है उस एरिया का, वो इनको चॉकलेट भी ला के पेश करता रहा है और मैकडोनल्ड्स और ये दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं इनके बर्गर वगैरह भी उसको दिए गए हैं खाने के लिए। ये बात यह है कि पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती है। नूर मुकद्दम का केस हो या और बहुत सारे केस जो हैं, ये जो वो शाहरुख जतोई वाला एक आपको याद होगा जिसमें साकिब निसार साहब वहाँ चले भी गए थे और उसके मतलब सेल में भी जाके कहा ये LCD क्यों लगी हुई हैं, ये क्यों लगा हुआ है। जिस दिन साकिब निसार गए उसके मेरे ख्याल कोई 1 हफ्ते बाद में उस जेल में गया, एक विज़िट था हमारा, तो मैंने देखा कि वो आदमी ऐसे रह रहा था जैसे घर में भी आदमी शायद दूसरा ना रहे। वो शाहरुख जतोई जो था, ठीक है, सिकंदर जतोई का बेटा है, अब वो मेंबर पार्लियामेंट बन चुका है। अब सिकंदर जतोई अब क्या कोई पूछेगा, पहले भी वो पैसे वाला आदमी था और पाकिस्तान की हुकूमत में जो बड़े अहम लोग हैं वो उनसे उनका कारोबारी पार्टनर था, कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह ये जो केस है इसका भी मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा जब मुतलका एरिया का जो DSP है वो VIP प्रोटोकॉल के साथ और VIP खाने पेश करेगा जाके और वो सारी निगरानी करेगा कि थाने में कोई किसी किस्म की तकलीफ ना पहुँचे। वो चंद घंटे जो रही हैं थाने में खातून, तो अब कैसे ये मुमकिन है? पाकिस्तान में बदकिस्मती है, सारे कानून और सारे लॉ ये गरीबों के लिए सर, सिर्फ ना कानून और लॉज गरीबों के लिए हैं बल्कि सारी सजाएं भी उनके लिए, गरीबों के लिए मौत भी आ रही है। अगर तो सिर्फ गरीबों को यहाँ आपके पास पैसा है, आपके पास ताल्लुकात हैं, आप जो चाहें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सजाद साहब कंटिन्यू करें, मसूद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मसूद, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर दें। जी, मैं उस वक्त पूछना चाह रहा था मोहसिन से कि जब इन खातून का मेडिकल हुआ है तो क्या इस बात का तयन किया गया कि ये किसी किस्म की दवा के असर में थी, किसी नशे के असर में थी या नहीं, क्योंकि इसका जिक्र कहीं नहीं आ रहा। ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ मसूद, ये वो शाम के जो मशरूबात हैं वो तो यकीनन उन्होंने वो लिए हुए थे, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट में कैसे आ सकता है? ये तो आपको पता है यहाँ तो पैसे वाला कुछ भी कर ले तो उसकी रिपोर्टें भी तब्दील हो जाती हैं। गरीब आदमी ने वैसे ही कुछ पिया हो,
खांसी का शरबत भी पी लिया हो तो उसको सब कुछ साबित कर लेते हैं। वो शाम के जो सारे मशरूबात हैं वो मोहतरमा ने पिए अच्छा हुए थे। मोहसिन, आप बता दें कोई इतलात आपके पास हैं कि जिस तरह से आपने भी ये मेंशन किया था कि नशे की हालत में थी और बाद अज़ां ये भी कहा गया कि नफ्सियाती मरीज़ हैं, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स कोई सामने आई हैं? जी बिल्कुल हुमा, ये पुलिस ने जो है वो खून के नमूने लिए हैं जिसको टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जा चुका है। अच्छा। अब रिपोर्ट तो कुछ दिनों बाद ही आएगी, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस का कहना यह है कि मुबैना तौर पे नशे की हालत में थी, लेकिन मोहतरमा के वकील जो है वो कह रहे हैं कि नफ्सियाती मरीज़ हैं, इनको जो है वो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ये घर से बगैर बताए जो है वो चोरी करके गाड़ी जो है वो अपने हमरा लेकर गई है और ये अक्सर व बेशतर लेकर जाया करती थी, जिसके बाद ये सानिया हुआ है। इसके बाद जो है वो पुलिस ने नमूने लिए हैं और नमूने जो है वो इरसाल भी किए हैं। और ये खाने की जो बात की है समाअत तरीन साहब ने, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पुलिस की जानिब से उनको भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया है, एक खाना भी दिया गया है, सुबह के लिए नाश्ता भी जो है वो इनको फराहम किया गया है। किसी किस्म की कोई बिल्कुल उन्होंने बता दिया किस तरह से वीआईपी प्रोटोकॉल उनके खाने पीने का ख्याल रखा गया, लेकिन जिनके जो हैं वो प्यारे चले गए इस दुनिया से, क्या उन लवाहिकीन को भी किसी ने कोई पुरसा देने की कोशिश की? मेरे पास इतला और भी है कि वो जो कराची में जो लोग जान जिनकी चली गई है उनके बाकी जो वर्सा हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप पैसे ले लें हमसे। अच्छा। पैसों की एक बड़ी अमाउंट है, मैं अभी वो ऑन एयर अभी कहना नहीं चाहता, उसकी ऑफर की गई है। उनको ये भी कहा गया है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में सेटल करा देते हैं। अच्छा। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं और बहुत सारी मरहत का उनको कहा गया है कि आप ये ले लें और वापस पर्चा ले लें और पिसुला कर लें। मसूद, क्या लोगों की जान चली जाए सिर्फ यही कंपनसेशन मौजूद है हमारे इस मुल्क में? देखिए, हमारे यहाँ क़सास और दियत का कानून मौजूद है और अल्लाह ताला ने उसको जो है वो जिंदगी बख्शने का जरिया बताया है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है अगर कंपनसेशन होती है और जो लवाहिकीन मुतमईन होती हैं। रोना इस बात का है कि अभी जिक्र हुआ शाहरुख जतोई का, नाजिम जोखियो भी एक सहाफ़ी था जिसको कत्ल कर दिया गया था और कातलों में नाम आया था 2 भाइयों का जो एक मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली थे, और फिर उनको मुल्क से फरार कराया गया था। और जब शहबाज शरीफ साहब को वोट लेना था वजीर आजम का अपनी PDM 1 में, तो उस वक्त उनको वापस लाया गया था और उनकी फैमिली को किस तरह से खामोश कराया गया था, चुप कराया गया था, वो सबके सामने मौजूद है। तो एक नहीं कई मिसालें, कोयटा में CCTV फुटेज मौजूद थी, पुलिस वाले को एक बासर आदमी ने गाड़ी से उड़ा दिया और फिर वो उसके ऊपर भी कोई मुकदमा साबित नहीं हो सका और वो अदालत से बरी होकर आ गया वो शख्स। तो हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो वाकई कमजोरों के लिए तो बड़ा जाल है, लेकिन जो ताकतवर है उनके लिए मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। यानी कि हम इस पे भी यही तवक्को रखें कैसे होगा, कि इंसाफ की कोई भी उम्मीद एक बार बता दूं, ये जो पहला मैंने सवाल किया कि मेडिकल रिपोर्ट, तो CBC टेस्ट जो होता है ना, उसकी रिपोर्ट चंद 1-1.5 घंटे में आ जाती है। ऐसा ही है, तो इसमें कोई दिन नहीं लगते। तो आज अदालत में ये रिपोर्ट पुलिस की जानिब से पेश की जानी चाहिए थी कि उनके ब्लड सैंपल में क्या कुछ आया है। नहीं हुआ, इसका मतलब है केस को कमजोर कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी बात ये कि जहां वकील ने ये प्ली ले ली कि नफ्सियाती मरीज हैं, तो उनकी हिस्ट्री भी निकल आएगी, किसी अस्पताल से रिकॉर्ड बनकर भी आ जाएगा और वो लग जाएगा, और टेक्निकल बुनियादों पर इनका केस भी कमजोर हो जाएगा। तो और दूसरा ये कि इनके पास ये कुव्वत मौजूद है, से भी बच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बजा फरमा रहे हैं। भट्टी साहब, आप इतनी देर से खामोश हैं, सर आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर दें। इंसाफ हमारे मुल्क में इस निज़ाम को क्या कहेंगे और ये इतना कमज़ोर क्यों है, रीजंस भी बता दीजिए, और क्या कुछ तवक्को की जा सकती है कि आने वाला वक्त बेहतरी की जानिब जाएगा? देखें, मेरे लिए तो जहाँ ये सवाल है कि एक स्टूडेंट और उसका वालिद जो है जिस तरह उसको कुचला गया है, इसी तरह 25 करोड़ लोगों के अरमानों को कुचला गया है। और वो जिक्र किया है हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं कराची के, उनका ये कहना है कि जनाब वो दानिश साहब जो हैं वो IPPs के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, यानी बिजली पैदा करने वाली कंपनियां जो हैं जो अरबों रुपए जो है वो कौम से ले रही हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पूरा निज़ाम उनके अंगूठे के नीचे है। और चाहे उसमें शारख जतोई हो जिसने V का निशान निकाल के ये बताया था कि निज़ाम हमारी इन 2 उंगलियों के आगे जो है वो नाच रहा है, इसी तरह जो है वो वहाँ हवा की बेटी को जो है वो
कुचल दिया गया और उसको ये सारे का सारा निज़ाम साबित करेगा कि ये नफ्सियाती मरीज़ा भी थी, इसने जनाब जो है वो शराब भी नहीं पी हुई थी, ये बिल्कुल जो है वो बेगुनाह थी, ये बीमार थी, इसके नए नए चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। ये नई बात नहीं है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की गरीब आवाम का मुकद्दर जो है वही होगा कि जी उनको सजाएं मिलेंगी? क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो हैं वो इसी तरह उनको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ जो है वो इस अशराफिया के लिए है। और ये केस जो है ये तमाचा है, मैं समझता हूँ निज़ाम इंसाफ के लिए और मुराद अली शाह के लिए भी, कि जनाब आपकी पूरी की पूरी पुलिस जो है वो जिस तरह मुआवनत कर रही है, एसी के कमरे में बैठी हुई मुल्ज़िमा जो है वो बड़े सुकून से बैठी हुई वहाँ पे जो है वो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो के पूरी कौम के ज़मीर को जो जोड़ रही है कि इसी तरह हमारी माएँ बहनें और बेटियाँ जो हैं उनको ये सरमायादार, उनको ये IPPs का खून पीने वाले जो हैं ये इसी तरह करते रहेंगे और हम बेबसी की तस्वीर बने, इस अशराफिया को मजीद खून देंगे कि हमारा और खून निचोड़े और हमारे ऊपर मजीद जो है वो जुल्म और ज्यादती करें। ये सवालिया निशान कहीं ना कहीं वो बातें दुरुस्त हैं, लेकिन कई सवालात पुलिस डिपार्टमेंट पर भी उठ रहे हैं। मोहसिन साहब जरा ये बताइएगा, अब जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अदालत ने मुल्जिमा का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड देते हुए बुध को ये कहा, यानी कि कल उनकी पेशी लाजमी है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या जब समाअत अब तो मुलतवी कर दी गई है कल तक के लिए, क्या कल ये मुल्जिमा अदालत में पेश हो सकेंगी? जी देखें, जिस तरीके से वकील ने आज जो बयान दिया है अदालत में, इस हवाले से तो मुमकिन नहीं लगता कि शायद के अदालत में ये पेश कर सके। लेकिन अगर अदालत का प्रेशर रहा तो ये मुल्जिमा को अदालत में पेश करने पर मजबूर हो जाएंगे। मीडिया प्रेशर की वजह से पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर अदालत प्रेशर रहा है तो ये शायद मुल्जिमा को पेश कर दे, वरना तो उनके वकील ने जिस तरीके से आज बयान दिया है तो ऐसा लगता नहीं है कि कल ये अदालत में पेश करेंगे। लगता तो यह है कि हो सकता है कि ये बीमारी में इलाज के लिए हो सकता है बैरून मुल्क जो है वो सफ़र के लिए ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, क्योंकि उनके पास गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस भी है, यकीनन उनके पास नेशनलिटी भी होगी। तो मसूद, आपको लग रहा है कि ऐसा ही होगा कि अब उनको इलाज की गर्ज से बाहर भेज दिया जाएगा? देखिए, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद था, तो एक तो उनकी ये बचत होगी इसके अंदर। दूसरा ये कि जिस तरह से केस अभी तक जैसे मोहसिन बता रहे हैं और जो इत्तलात हमारे पास भी मौजूद है, तो उससे लगता है कि केस को इब्तदाई तौर पर पुलिस ने कमज़ोर कर दिया है और वकील ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो मुश्किल से ही अदालत में इनको पहुँचाया जाएगा। हमारे यहाँ जो बासर लोग होते हैं उनके लिए कानून जो है वो कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। हमारे यहाँ कवानीन बड़े कमज़ोर होते हैं अमीरों के लिए, बासर लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि ये किसी न किसी जगह जाकर कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में अगर लवाहिकीन मुतमईन होते हैं तो इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं है। लेकिन अगर जो कुछ सामने आ रहा है, अगर हम ये समझे कि इस पर किसी किस्म की किसी को निदामत होगी, किसी को शर्मिंदगी होगी, किसी को ये एहसास होगा कि मेरे दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक हो गया मसूद, आपका ओपिनियन आ गया। मैं सजातरीन साहब से भी गुजारिश करूंगी, 1 मिनट है हमारे पास सर, क्लोजिंग रिमार्क्स आप भी दे दें इस हवाले से। देखें, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जागीरदार जो हैं, वडेरे जो हैं, ये बड़े बड़े कारोबारी लोग जो हैं, ये कानून को, पाकिस्तान के कानून को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। इनके लिए कोई हैसियत नहीं है, ये इनकी मर्ज़ी के, इनकी ख्वाहिश के जो मुताबिक कानून चलते हैं। जैसे ये कहा जाता है भाई एक आदमी जो है वो 2 लोगों को मार के आ रही है, 2 लोगों की कातल है, उसको थाने में VIP खाने और मैकडॉनल्ड्स के खाने और मुख्तलिफ कंपनियों के खाने मंगा के दिए जा रहे हैं। एक कार और 2 मोटरसाइकिलें और भी तबाह हुई हैं। बात यह है कि गरीब जो है, गरीबों के लिए यहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। गरीबों के लिए वो जो पिछले टॉपिक की आप बात कर रही थी, मैं कहना ये चाह रहा था कि ये सरमायादाराना निज़ाम में ट्रिकल डाउन इकानमी की जो है ना आई थी इस्तिलाह सामने की, ट्रिकल डाउन। ये जब जागीरदारों, सरमायादारों, हुक्मरानों के जाम भर जाते हैं, उसमें से चंद कतरे जो है वो नीचे गिरते हैं और वो कतरे गरीबों के मुंह में 14 रुपए की सूरत में आते हैं। ये ट्रिकल डाउन इकानमी। जरूर किसी दिन हम आपका ओपिनियन लेंगे। नाज़रीन, अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्ज़िये से आगाह किया, और आपसे इजाजत लेंगे अल्लाह के बाद।